मैं ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को हर वो साधन और ज्ञान निःशुल्क प्रदान करने में लगा हूँ जो महानगरों में लाखों रुपए खर्चने के बाद प्राप्त होते हैं। मैं शपथ ले दूंगी। विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्रीय उन्नति में मैं सतत तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत निर्माण करूंगी। जय हिंद। आज हम लोग अध्ययन करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय अध्ययन कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर देखा था न्यायालय का, ठीक है। और हाँ, आ जाओ। और सुप्रीम कोर्ट के जो है किस तरीके से भारत में इसका गठन हुआ है, ये सब हम लोग देख लिए थे। और इसके अलावा जो है नियुक्ति कैसे होती है जजों की, ये सारी चीज़ हम लोग इसके पहले वाले क्लास में अध्ययन कर लिए थे। आज ये सुप्रीम कोर्ट की दूसरी क्लास है, ठीक है। तो पहली क्लास में हमने नियुक्ति देखी थी, इसमें कॉलेजियम व्यवस्था देखा था, और जो है NJAC नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन देखा था। किस तरीके से संविधान के जो है संशोधन करके, संविधान में 99 संशोधन करके, और जो है संसद एक संशोधन पारित करती है जिसका क्या नाम था, न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। कॉलेजियम तो संविधान की व्यवस्था नहीं है, संविधान में वो व्यवस्था नहीं। कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट द्वारा विकसित व्यवस्था जो 1993 से विकसित हुई है, ठीक है। 1993 में इसका विकास शुरू हो गया था, जो निरंतर विकसित होती रही, ठीक। आज हम लोग इसी में पढ़ेंगे। देखो, कुछ व्यवस्था ऐसी होती है जैसे मान लो अचानक जो है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश मतलब पद उसका खाली हो गया, मृत्यु हो गई, या त्याग पत्र दे दिया, एकदम से कोई व्यवस्था जो है मतलब रिक्त हो गई उसका पद। तो ऐसी स्थिति में मुख्य न्यायाधीश किसको बनाना है, ठीक है। अभी तो प्रक्रिया है, कॉलेजियम अपनी तरफ से निकाल करके भेजेगी। वो तो कार्यकाल पूरा होने के बाद में जो है प्रक्रिया उसके पहले हो जाती है। जब किसी कार्यकाल पूरा होता है तो उसके पहले कॉलेजियम जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर देता है, मतलब वहाँ से भेज करके राष्ट्रपति के पास लिस्ट भेज देता है। लेकिन मान लो अचानक जैसे आज के समय में किसी CJI ने, मुख्य न्यायाधीश ने क्या कर दिया, पद को अपने छोड़ दिया, ठीक है, त्याग पत्र दे दिया राष्ट्रपति को, या उसकी मृत्यु हो गई, या फिर पागल हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में फिर वो कार्य नहीं कर पाएगा। तो फिर उसको कार्य को कौन देखेगा, तो उसके कार्य को देखने के लिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था करता है कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसकी नियुक्त करता है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की। कार्यकारी मतलब एक टेम्परेरी, कार्यकारी मतलब टेम्परेरी। जैसे कॉलेज में एक परमानेंट प्रिंसिपल होते हैं, और परमानेंट प्रिंसिपल रिटायर हो गए तो फिर यहाँ पर कौन प्रिंसिपल बनेगा, कार्यकारी। तो ऐसे ही कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था जो है की जाती है कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। और ये जो है व्यवस्था कहाँ पर है, संविधान के अनुच्छेद 126 में है कि राष्ट्रपति महोदय एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। अब ऐसे में चूंकि तत्काल नियुक्त करना है तो किसी से सलाह नहीं लेंगे राष्ट्रपति, किसी से सलाह नहीं लेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, किसी से सलाह नहीं लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को, किसी भी जज अर्थात वरिष्ठता नहीं देखी जाएगी, किसी भी जज को वो क्या बना सकते हैं, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश CJI बना सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 126 में, आर्टिकल 126 में ये व्यवस्था की गई है कि अगर किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश का पद इमरजेंसी में खाली होती है, चाहे उसके मृत्यु होने पर, चाहे उसके जो है त्यागपत्र देने पर, या फिर पागल दिवालिया हो जाने पर, किसी भी कारण से अगर उसका पद रिक्त होता है इमरजेंसी में, तो ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति महोदय के पास में अनुच्छेद 126 के तहत अधिकार दिया गया है कि वो बिना सलाह किए, इससे बिना किसी मतलब कॉलेजियम में जो जज बैठते हैं उनसे सलाह नहीं करनी है कि हमको किसको जो है मुख्य न्यायाधीश बनाना है। बिना सलाह किए वो किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज में से, ठीक। तो ये इसे क्या कहा जाता है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ का मतलब होता है एडॉक, ठीक है, एडॉक। जैसे कुछ मास्टर होते हैं परमानेंट, और मान लो अगर बच्चे ज़्यादा हो गए, सब्जेक्ट ज़्यादा है, टीचर रिटायर हो गए, कम है, तो फिर यहाँ पर नियुक्ति की जाती है एडॉक टीचरों की। किसकी नियुक्ति की जाती है, एडॉक।
तो उनको पूरी सैलरी नहीं दी जाती है एडॉक पर, मतलब उनको कुछ समय अस्थायी नियुक्ति उनकी की जाती है। तो इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अगर काम ज़्यादा आ गया, भाई काम ज़्यादा आ गए, तो हर काम को देखने के लिए मतलब सुनवाई करने के लिए जजों की बेंच बनाई जाती है। किसी कार्य को देखने के लिए 2 जज बैठते हैं, किसी कार्य को देखने के लिए 4 जज बैठते हैं, तो बेंचेस बनाए जाते हैं। इस तरीके से मतलब उनकी पीठ बनाई जाती है न्यायाधीशों की, तो उसमें बैठ करके देखते हैं। और न्यायाधीश तो कितने हैं? 34। सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं इस समय? 34, जिसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश है और 33 क्या है? अन्य न्यायाधीश हैं। और बहुत ज्यादा सुनवाई करनी है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? न्यायाधीशों की कमी पड़ जाती है, न्यायाधीशों की कमी पड़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में तदर्थ न्यायाधीशों की भर्ती की जाती है। अब तदर्थ न्यायाधीश जो नियुक्त किए जाएंगे वो 2 तरीके से नियुक्त किए जा सकते हैं। तदर्थ न्यायाधीश 2 तरीके से नियुक्त किए जा सकते हैं, और इसे नियुक्त करेगा सीजेआई। कौन नियुक्त करेगा? सीजेआई, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो ये ध्यान रखना है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 और 128 2 में बताया गया है। 127 में बताया गया है कि सीजेआई जो है मुख्य न्यायाधीश जो है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, वो सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट या दोनों में से, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन दोनों में से अथवा किसी में से जो है तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। लेकिन इसके लिए उसे राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति से क्या लेनी पड़ेगी? पहले अनुमति, कि भैया काम बढ़ गया है, कोरम पूरा नहीं हो पा रहा है, गणपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही, मतलब काम ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट के पास लोड ज्यादा है, न्यायाधीशों की कमी है और तत्काल हमें व्यवस्था करनी है। क्योंकि न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ाएगा? संसद बढ़ाएगी, और संसद एक जो है विधि के आधार पर बढ़ाएगी ना। संसद तो विधि में परिवर्तन ला करके फिर संख्या को बढ़ाएगी, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन तुरंत व्यवस्था देखनी है कि तुरंत जो है न्यायाधीशों की संख्या को जो है टेम्परेरी बढ़ाना है, तो ऐसी स्थिति में भर्ती कैसी की जाती है? तदर्थ। जैसे भाई स्कूल में जो परमानेंट शिक्षक आएंगे वो तो कमीशन चयन बोर्ड से नियुक्त होकर आएंगे ना, और नियुक्ति में जानते हो कितना टाइम लगता है? 2 साल, 3 साल, 4 साल लग सकते हैं, 1 साल से अधिक लग जाते हैं। भाई वैकेंसी आएगी, फॉर्म भरे जाएंगे, परीक्षा होगी, इंटरव्यू होगा, ठीक है, फिर कॉलेज अलॉट होते हैं, तो 2-2.5 साल लग जाते हैं मूनन। और यहाँ पर जो है बच्चे ज्यादा हो गए, और ऐसा मतलब हिंदुस्तान में जो है शिक्षा बहुत लचर है। नहीं तो अमेरिका वगैरह में, जर्मनी वगैरह में शिक्षा की इतनी शानदार व्यवस्था कि वहां पर 30-35 बच्चों के ऊपर एक शिक्षक है, 30-35 बच्चों पे एक शिक्षक है। और अगर मतलब उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाती है, प्रशासनिक कार्यों में नियुक्ति जरूर बाद में होगी, लेकिन शिक्षक पहले अपॉइंट होगा, क्योंकि शिक्षा ही देश की तरक्की का सबसे बड़ा आधार है। और जिस देश ने इसको नजरअंदाज किया है वो देश अभी तक जो है पीछे ही रह गए हैं, और भारत भी उनमें से एक है। क्योंकि यहाँ पर राजनीतिकरण होता है, शिक्षकों को लगा देते हैं, चलो भैया गिनो, किसको गिनो? जो है वोटर गिनो, वोटर बनाओ, बीएलओ बना दिए, बैठ करके क्या बना रहे हैं? वोटर लिस्ट बना रहे हैं। पढ़ाई रद्दी टोकरी में जा रही है, निर्वाचन में लगा दी ड्यूटी, ठीक, पोलियो पिला रहे हैं। तो ये सब काम भारत के मास्टरों से कराया जाता है। तो ये क्या है? शिक्षा को बढ़ावा मतलब न देने की सरकार की नीतियां हैं। तो इसलिए जिन देशों ने इसकी डिनाई की, अमेरिका जैसे देशों में, जर्मनी जैसे देशों में, वहां पर शिक्षक की जो वैल्यू है वो किसी एक वहां के डीएम की वैल्यू नहीं है। वहां पर अगर एक शिक्षा अधिकारी मतलब एक शिक्षक जा रहा है और एक डीएम जा रहा है, तो सबसे ज्यादा सम्मान किसको मिलेगा? शिक्षक को मिलेगा, क्योंकि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। सम्मान ही नहीं, सैलरी में भी उससे ज्यादा है इसकी सैलरी, जो डीएम है उससे ज्यादा सैलरी होती है। तो वहां लोग शिक्षक बनना पसंद करते हैं। तो जिन्होंने शिक्षक को सम्मान दिया है, जिस राष्ट्र ने शिक्षक को सम्मान दिया है और अच्छा वेतन दिया है, अच्छी फैसिलिटी दी है, वो देश तरक्की करते चले गए। ठीक है, तो जो है कहाँ चल रहे थे, मुद्दे से बाहर आ गए। हाँ, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से जो है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से अनुच्छेद 127 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तदर्थ यानी अडॉक न्यायाधीशों की क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। जब उनको लगे कि गणपूर्ति है नहीं, कोरम है नहीं और ज्यादा काम बढ़ गया है, ठीक है, उस सुप्रीम कोर्ट में, तो ऐसी स्थिति में वो भर्ती कर सकते हैं। कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से। अब मान लो जिस हाई कोर्ट से भर्ती करना है, तो उस हाई कोर्ट के वहां के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेंगे, वहां के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेंगे। तो
जैसे उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट से जो है इलाहाबाद में है, इसका हाई कोर्ट कहाँ है, प्रयागराज में। तो इलाहाबाद के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से जो है सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सलाह लेंगे, परामर्श लेंगे कि भाई जो है हमें तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है और आपके हाई कोर्ट से लेनी है। तो अर्थात जिस हाई कोर्ट से उनको भर्ती करनी है, लेनी है, नियुक्ति करनी है, उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से क्या करेंगे, परामर्श लेंगे और अनुमति किससे लेंगे, राष्ट्रपति से। तो पहले अनुमति लेंगे कि भैया हमको सीट भरनी है, नियुक्ति करनी है, तो राष्ट्रपति महोदय जब अनुमति देंगे तो फिर वो संबंधित उच्च न्यायालय से, उसके मुख्य न्यायाधीश से जो है परामर्श करके और तदर्थ एडॉक न्यायाधीश की क्या करेंगे, भर्ती करेंगे। तो तदर्थ न्यायाधीश मतलब एडॉक, तदर्थ मतलब क्या होता है, एडॉक, ठीक। तो एडॉक में भर्ती करेंगे, क्योंकि कार्य को चलाना है। तो ये 127 में होगा और 128 में भी यही बात कही गई है कि एडॉक में भर्ती करनी है। अब इसमें किसको लिया जाएगा, जो रिटायर हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज, जिनकी सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट की एज क्या है 65 वर्ष और हाई कोर्ट में रिटायरमेंट की एज है 62 वर्ष। तो जो न्यायाधीश रिटायर हो चुके हैं, अब उन न्यायाधीशों से अपील करता है कौन, सीजेआई, मतलब उनको अनुरोध करता है, कहता है भैया काम ज्यादा बढ़ गया है, तुम दोबारा सेवा देने आ जाओ। अब जब सेवा देने आओगे तो पूरी फैसिलिटी तुमको मिलेगी। अगर हाई कोर्ट से आ रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट की तुमको पूरी फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट से हो रिटायरमेंट का पेंशन मिलता है वो तो मिलेगा ही, लेकिन यहाँ आकर जितने विशेषाधिकार हैं, जितने पावर्स हैं, वो सब तुमको पुनः मिलेंगे। तो अगर कोई रिटायर जज चाहता है, उसके चाहने पर है, जबरदस्ती नहीं की जा सकती है, उससे अनुरोध करेगा कौन, सीजेआई, कि भैया आकर के सेवा दे सकते हैं। तो ये इसका जिक्र कहाँ है, अनुच्छेद 128 में। अब ये जब नियुक्त हो जाएंगे तदर्थ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में, और ये सिर्फ व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं है, ये ध्यान रखना। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान सिर्फ कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में नहीं है, किसी भी हाई कोर्ट में नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में है ये व्यवस्था। तो इसलिए जब वो तदर्थ न्यायाधीश, एडॉक जज बना दिए जाएंगे तो उनको सारे विशेषाधिकार, सारे पावर्स कौन से मिलेंगे, जो हाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, जो परमानेंट हैं, वही सारे पावर्स, वही सारे विशेषाधिकार उनको स्वतः मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 127 और अनुच्छेद 128 में किया गया है। एडॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति 127 में जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं, इस समय जो वर्तमान में जज हैं, उनमें से नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। और अनुच्छेद 128 के अंतर्गत जो रिटायर हो चुके हैं जज, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हो चाहे हाई कोर्ट के हैं, उनको नियुक्त किया जाता है। लेकिन दोनों की नियुक्ति में सबसे पहले राष्ट्रपति से क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये हो गया तदर्थ न्यायाधीश। अब पदावधि तो हम बता ही रहे थे, पदावधि का जिक्र कहाँ किया गया, अनुच्छेद 124 2A में। पदावधि मतलब उनका टाइम पीरियड, टेन्यूर क्या है, कब रिटायर होंगे। रिटायरमेंट सुप्रीम कोर्ट में इनकी आयु है 65 वर्ष, सुप्रीम कोर्ट में कितने वर्ष पे रिटायर होते हैं, 65 वर्ष। और हाई कोर्ट में जो है ये 62 वर्ष होते हैं, पहले भी बता चुका हूं। हाई कोर्ट में 62 वर्ष की उम्र होती है रिटायरमेंट की, और सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष। तो 65 वर्ष तक जो है सेवा कर सकते हैं, ठीक। और अगर बीच में इनको पद छोड़ना है तो किसको देंगे त्यागपत्र, राष्ट्रपति को। त्यागपत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को। बीच में अगर अपना पद छोड़ना है तो त्यागपत्र देंगे राष्ट्रपति महोदय, ये भी ध्यान रखना। तो राष्ट्रपति महोदय को जो है, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो चाहे वो अन्य न्यायाधीश हो, सभी न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति महोदय को। तो राष्ट्रपति महोदय को बीच में ही त्यागपत्र दे सकते हैं, लेकिन अपनी समय सीमा, इनकी जो इनका जो कार्य करने की जो उम्र है वो 65 वर्ष तक है, ठीक। तो 65 वर्ष तक ये जो है कार्य करते रहेंगे, बीच में त्यागपत्र देकर अपने पद से जा सकते हैं। इसका जिक्र कहाँ है, अनुच्छेद 124 2A में। इसके अलावा इन्हें हटाया भी जा सकता है। देखो न्यायपालिका स्वतंत्र है, इतना आसान नहीं इनको हटाना इतना आसान नहीं, बहुत टफ है। जिस तरीके से राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है वही प्रक्रिया यहाँ अपनाई जाती है, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, महाभियोग, इम्पीचमेंट। लेकिन यहाँ पर इनको हटाने के लिए रिमूवल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, रिमूवल ऑफ जज, यानी जजों को हटाना। तो जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो सेम राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जैसी ही है,
लेकिन वहां पर महाभियोग कहा जाता है कि उन पर महाभियोग लाया जाएगा। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया हमने पूरी अच्छी तरीके से बताई थी, कितना कठिन है। तो ऐसे ही न्यायाधीशों को भी हटाना सरल नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र है। अगर सरकार का काम ना करे न्यायाधीश, कोई सरकार के विपक्ष में फैसला सुना दे, सरकार तो किसी आ जाएगी, तो कहेगी चलो इनको तुरंत हटाते हैं। हटा सकते ना। जैसे कोई अधिकारी डीएम है, अगर डीएम ने जा करके सख्ती बरत दी और सरकार की जो गड़े मुर्दे उखाड़ने लगी कि इतना यहाँ घोटाला हुआ, ये हुआ है, वो हुआ है, तो तुरंत क्या करे जाएगा, उसको तुरंत उसकी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और अगर किसी मान लो मंत्रालय में है वो, और मंत्रालय में जाकर के ईमानदारी से काम कर रहा है, नेता सब भ्रष्ट होते हैं, तो ईमानदारी से काम कर रहा है तो उसको उठा करके बैठा देंगे किसी वैसे चुटपुटिया मंत्रालय में, बैठो जा करके, तो वहाँ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसके पास इतने पावर से शक्तियाँ नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं कर सकते हैं नेता लोग। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका ही क्या है, स्वतंत्र है। जब स्वतंत्र है तो उनको हटाने की प्रक्रिया बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो उसके लिए जो है प्रक्रिया कहाँ पर विहित है? 124(4) में, संविधान के अनुच्छेद 124(4) में। तो 4 चाहे ध्यान रहे या ना रहे, लेकिन 124 में बहुत चीजें लिखी गई हैं। तो संविधान के 124 में ये लिखा गया है कि न्यायाधीशों को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों न्यायाधीशों को किस तरीके से हटाया जा सकता है। तो इसके हटाने के लिए जो है कोई ना कोई आधार होना चाहिए ना। तो 2 आधार, इसको हटाने के लिए 2 आधार हो सकते हैं, सिद्ध कदाचार और असमर्थता। सिद्ध कदाचार और असमर्थता। कदाचार मतलब अगर मान लो कोई मिस बिहेवियर कर रहा है, मान लो किसी पे केस लग गया, कोई मतलब जो है गबन का, ठीक है, या अभी कुछ जजों पे लगी है और जो है रेप का केस, तो ये सब क्या है? सिद्ध कदाचार है। अगर ये लग जाता है, या फिर असमर्थ हो गया, क्या है सीटी बजा रहे हैं, आज लग रहा है 14 अप्रैल मनाया जाएगा, आज ही है। कौन सा दिवस? जाट दिवस कौन सा दिवस? कल वो है अंबेडकर जयंती है। हाँ, अच्छा, आज कोई दूसरा दिवस है जाट, 13 अप्रैल को है। अच्छा, जाट जो इधर रहते राजस्थान, अच्छा उनका भी कोई दिन। अच्छा, तो ये आज सूरजमल का वो होगा, जन्मदिन वगैरह होगा। हाँ सही। हाँ, तो 2 आधार हो सकते हैं, सिद्ध कदाचार और असमर्थता। कदाचार में वही कोई भ्रष्टाचारी हो सकता है, उस पर रेप का चार्ज लगा हो सकता है, तो ये हो, या फिर असमर्थ हो, अपने कार्य करने के लिए वो क्या हो, असमर्थ हो। तो ये 2 आधारों पे उसको क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। अब हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में, अगर मान लेते हैं लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया, तो वहां पर 100 सांसदों का जो है अनुमोदन होना चाहिए। कितना कठिन है? 100 सांसद अगर चाहते हैं कि इस न्यायाधीश को हटाना है और वो जो है अनुमोदित कर दें, तो ही प्रस्ताव उस सदन में लाया जा सकता है। और अगर राज्यसभा में लाया गया है, तो राज्यसभा में 50 सांसद उस पर क्या करेंगे? अनुमोदन करेंगे, क्योंकि वहां संख्या आधी है लोकसभा की, इसलिए यहाँ पर आधे रखे गए हैं, यहाँ पर 100 रखे गए हैं, 100 और 50। तो ऐसी स्थिति में जो है ये प्रक्रिया कठिन हो जाएगी, क्योंकि 100 संख्या होनी चाहिए, बहुत मुश्किल है। तो जब ये लोग अनुमोदित कर देंगे, तब प्रस्ताव उस सदन में रखा जाएगा। जिस सदन में लाना है उसको हटाने के लिए, उस सदन में प्रस्ताव रखा जाएगा। और प्रस्ताव रखा जाएगा किस पे? किसके पास? अध्यक्ष के पास में। अगर लोकसभा में लाया गया है तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास रखा जाता है, और राज्यसभा में लाया है तो उपसभापति के यानी उपराष्ट्रपति के समक्ष रखा जाएगा। अब अगर वो प्रस्ताव को एक्सेप्ट करते हैं, अब इसमें भी 2 बातें होंगी, या तो उसे एक्सेप्ट करेंगे या फिर उसे नेगलेक्ट करेंगे। अगर नेगलेक्ट कर दिए तो प्रस्ताव वही क्या हो गया? खारिज हो गया। अगर एक्सेप्ट कर लिए तो ऐसे काम नहीं बनेगा कि एक्सेप्ट कर लिए बस प्रक्रिया चालू हो जाएगी। एक्सेप्ट करने के बाद में 3 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी, 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा, 3 सदस्यों की एक समिति बनाई जाएगी। और इस समिति में 3 व्यक्ति होंगे। एक तो होगा सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है, एक होगा हाई कोर्ट का जज, और एक होगा कोई
जो है विधि का ज्ञाता, मतलब विख्यात विधि का ज्ञाता, विख्यात एडवोकेट हो सकता है, वकील हो सकता है, जो विख्यात होगा तो विधि वेत्ता होगा। तो ये 3 लोगों की एक समिति बनाई जाएगी और ये तीनों व्यक्ति क्या करेंगे, उस पर जो चार्ज लगाया गया है, मान लो किसी न्यायाधीश पर गबन का चार्ज लगाया गया है और तो उसको जांच करने के लिए ये तीनों न्यायाधीश क्या करेंगे, जांच करेंगे। और जांच करने में पाया जाता है कि उस पर जो कदाचार लगाया गया है, जो आरोप लगाया गया है वो सिद्ध होता है, तो वो रिपोर्ट किसको देंगे, ला करके उस सदन के अध्यक्ष को या जो है उपसभापति के, तो सदन के पास ला करके उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं। अब जब ये सिद्ध हो गया, अगर सिद्ध नहीं हुआ तो फिर वही प्रस्ताव खारिज हो जाएगा। अगर सिद्ध हो गया, समिति ने रिपोर्ट दे दी, सिद्ध हो गया, तो प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी। अब उस पर जो है महाभियोग लगाया जाएगा। महाभियोग मतलब यहाँ नाम नहीं दिया गया है, लेकिन हटाने की प्रक्रिया अब चालू की जाएगी। तो अब हटाने की प्रक्रिया भी जटिल है। हटाने की प्रक्रिया के लिए विशेष बहुमत चाहिए हर सदन से। क्या चाहिए? विशेष बहुमत। और हमने बताया है विशेष बहुमत में क्या होता है, 2/3 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। जो उपस्थित है उसका कितने सदस्य, 2/3 सदस्य। 2/3 सदस्य अगर बहुमत से उसे पारित कर देते हैं उस प्रस्ताव को, तो उस सदन से जो है प्रस्ताव पारित हो जाएगा। फिर दूसरे सदन में भेजा जाएगा, फिर वहां भी उसे 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। उसके बाद जो है राष्ट्रपति महोदय इस पर सिग्नेचर करके फाइनल कर देंगे, उसे हटा देंगे। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। सिग्नेचर करके राष्ट्रपति महोदय हटा देंगे। तो कितनी कठिन प्रक्रिया है। इसीलिए न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र है। नहीं तो राजनेता लोग जो है, अभी कई ऐसे फैसले सरकार के खिलाफ किए हैं कोर्टों ने, तो राजनेता लोग जो है उठाकर इधर उधर पटक दें और मतलब उनको क्या कर दें, जो है हटा दें। तो बहुत कठिन प्रक्रिया है। तो इस तरीके से हटाया जाना इतना सरल नहीं है। और इनके वेतन भत्तों की बात करें तो वेतन भत्ते जो होते हैं, भाई अच्छा पद है तो अच्छे वेतन भी होने चाहिए। वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो संसद करती है। कौन करती है? संसद। संसद एक विधि बना करके और वेतन भत्तों का निर्धारण करती है। भाई महंगाई बढ़ रही है तो फिर उसमें भी बढ़ोतरी होगी, तो बढ़ोतरी कौन करेगा? संसद करेगी। ठीक। तो संसद, अब ये वेतन भत्ते जो होते हैं ये कहाँ से मिलते हैं इनको? तो यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन कहाँ से दिए जाते हैं? तो भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि। और संचित निधि में पैसा कहाँ से जाता है? हम लोगों का जाता है। टैक्सों के माध्यम से जो पैसा जाता है, इकट्ठा होता रहता है, वो गुल्लक है। भारत सरकार का एक गुल्लक है जिसमें भारत सरकार की 141 करोड़ की जनता जो है टैक्स जमा करके उस गुल्लक को भरती है, और उसी गुल्लक से निकाल करके इसको वेतन दिया जाता है इन सुप्रीम कोर्ट के जजों को। ठीक। हाई कोर्ट के जजों को राज्य सरकार देती है अपने संचित निधि से। ठीक है। लेकिन जब रिटायर हो जाता है, हाई कोर्ट का जज रिटायर हो जाता है तो उसे पेंशन मिलता है, तो पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। भाई जो हाई कोर्ट का जज है, जरूरी थोड़ा नहीं उत्तर प्रदेश का है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही कार्य करे, उसे तो ट्रांसफर करके झारखंड भेजा जा सकता है। तो अब रिटायरमेंट झारखंड से हुआ तो झारखंड की सरकार थोड़ा नहीं कहेगी कि मैं पेंशन दूंगा, तो उत्तर प्रदेश में भी नौकरी करके आया है ना। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए कहां से पेंशन दिया जाता है? भारत सरकार की संचित निधि से। तो भारत सरकार की संचित निधि से दिया जाएगा किसको? सुप्रीम कोर्ट के जजों को और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों को। तो वेतन भत्ते ये सब जो है यहाँ दिए जाते हैं। अब जो है भारत सरकार की संचित निधि से दिया जाता है। और वेतन कितना होता है, कोई प्रश्न आ जाता है। तो वर्तमान समय में जो CJI है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, इसका वेतन है आपका 2.8 लाख, यानी 2,80,000 रुपए। कितना वेतन है? 2,80,000 रुपए भारत के मुख्य न्यायाधीश का इस समय। और जो अन्य न्यायाधीश है उसका वेतन है 2.5 लाख रुपए। उसका वेतन कितना है? 2.5 लाख। इसके अलावा तमाम परिलब्धियां मिलती हैं, भत्ते मिलते हैं, आवास मिलता है, नौकर चाकर मिलते हैं। ठीक है। और जितनी भी व्यवस्था, वो सारी चीजें हैं, हवाई जहाज मतलब उसके यात्रा फ्री, ये सारी चीजें इनको मुहैया कराई जाती है। तो इस तरीके से ये जो है कुछ विशेष टॉपिक था। अभी इसमें हम लोग 1-2 क्लास और करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाती है इसके बारे में चर्चा किया। अनुच्छेद 126 के अनुसार जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, जब मुख्य न्यायाधीश जो है वर्तमान में ना हो, अकस्मात उसका पद रिक्त हो गया हो। ठीक। और तदर्थ न्यायाधीश यानी एडॉक न्यायाधीशों की भर्ती की जाती है अनुच्छेद 127 और 128 के तहत। 127 में जो है किसको कहा जाता है? जो न्यायाधीश होते हैं वर्तमान में, चाहे वो हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, तो उन न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है 127 के तहत। और कौन नियुक्त करता है?
सीजेआई करता है, राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर के। और अनुच्छेद 128 के अंतर्गत सीजेआई ही करता है, लेकिन नियुक्ति किससे किया जाता है? सेवा मुक्त रिटायर जजों को, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का हो, लेकिन दोनों में अनुमति पहले किससे लेनी है? राष्ट्रपति से। और ये दोनों जब जज बन जाते हैं तो इनको सारी जो है सेवा शर्तें जो मिलती हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों को, वही बहाल हो जाती हैं, वही चीज मिलती है, वही सैलरी मिलेगी, वही भत्ते मिलेंगे, ठीक है, वही उनकी पावर्स होंगी, वही शक्तियां होंगी, वही विशेषाधिकार होंगे, सब है। और पदावधि की बात करें तो 65 साल सुप्रीम कोर्ट के जजों की है और 62 साल हाई कोर्ट की। तो इसका जिक्र कहाँ है? अनुच्छेद 124(2)A में सुप्रीम कोर्ट के जज 65 वर्ष तक कार्य करते रहेंगे, और इसके पहले अगर उनको अपना पद छोड़ना है तो त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति महोदय को त्यागपत्र देंगे। और हटाए जाने की प्रक्रिया जो है एक विशेष प्रक्रिया है, विशेष बहुमत से इनको हटाया जाता है। किसी भी सदन में जो है प्रस्ताव लाया जा सकता है, प्रस्ताव अगर लोकसभा में लाया गया है तो 100 सांसदों द्वारा उसको जो है अनुमोदन होना चाहिए, और राज्यसभा में लाया गया है तो 50 सांसदों द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। और उसके बाद में अध्यक्ष महोदय के पास प्रस्ताव रखा जाता है, प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लेते हैं तो 3 सदस्यीय समिति को गठित किया जाता है, जिसमें एक सदस्य कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का जज, और एक सदस्य होता है हाई कोर्ट का जज, और एक होता है कोई विधिवेत्ता। ठीक, तो इन 3 सदस्यों के द्वारा क्या किया जाता है? छानबीन की जाती है, और जब उसमें पाया जाता है कि उस पर कदाचार सिद्ध हो गया है या असमर्थता सिद्ध हो गई है तो ऐसी स्थिति में फिर उसको हटाए जाने की प्रक्रिया लाई जाती है अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत। इसके तहत अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत फिर उस सदन में 2/3 बहुमत से उसे हटाया जाता है। ठीक, तो ये प्रक्रिया अपना करके उसको हटाया जाता है। और इसके अलावा वेतन भत्ते मैंने बताया जैसा कि वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर आधारित है। ठीक है, और इस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 है और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2.5 लाख है प्रति माह। इसके अलावा सभी प्रकार के इनको भत्ते वत्ते मिलते हैं और परिलब्धियां मिलती हैं, सभी चीजें मिलती हैं, फ्री सब कुछ, आवास मिलता है, नौकर चाकर मिलते हैं, ये सब तो मिलते हैं।